नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त गूंज की शुरुआत हो चुकी है और मोदी 3.0 की भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से। ये गूंज का स्पेशल एडिशन है इसलिए क्योंकि 7 जून को शाम 6:30 बजे सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद पहली बार पीएम मोदी मीडिया के बीच आए तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहा था। क्या कहा था कि वो सबको खुश रखेंगे, वो सबके सपने पूरे करेंगे, सबको खुश उन्हें करना है। ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन जब रविवार शाम उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली जा रही थी 72 मंत्रियों द्वारा, जो उस वक्त मंत्री पद की और उसकी गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, तब मंत्रिमंडल में सबको खुश करने का पूरा इंतजाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाती हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 राज्यों के 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 सांसदों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 7 महिलाएं मंत्री बनी हैं। कुल मिलाकर 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय समीकरण को भी अच्छे से साधा है। 27 ओबीसी है, 10 एससी है, 5 एसटी है और 5 अल्पसंख्यकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बहुत एक्सपीरियंस जो है वो नेता दिखाई दिए हैं। 43 मंत्री 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 43। 39 मंत्री ऐसे हैं जो पहले भी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सो एक्सपीरियंस मैटर्स अगर इस पूरे मसले में आप देखें तो 23 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो राज्यों में कैबिनेट मंत्रालय इससे पहले संभाल चुके हैं और 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसा अगर आप कहें तो कुल मिलाकर इस गुलदस्ते में हर फूल को लेने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें एक फूल गायब है और वो है मुसलमान। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के फौरन बाद एक्शन में नजर आए। कैसे? 13 घंटे बाद शपथ ग्रहण के उन्होंने जैसे ही अपना काम हाथों में लिया, पीएम मोदी ने पहला फैसला क्या लिया? उन्होंने किसान कल्याण निधि का फैसला लिया। चुनाव में किसानों की नाराजगी की बात बहुत पॉलिटिकल जो पंडित है उन्होंने कही थी। उन्होंने अपने पहले ही फैसले में प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 17th जो किस्त है यानी 17वीं किस्त वो जारी कर दी। सीधे तौर पर इससे फायदा किसको मिलेगा? 9 करोड़ 30 लाख किसानों को होगा। यानी पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये एक्शन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो कैसा लग रहा है आगे का कार्यकाल? 3.0 पर डिस्कशन करेंगे। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी नजर अभी जो मंत्रिमंडल जहां पर मुलाकात होने वाली है और उसमें हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलने वाली है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ और वो भी जनता की अदालत में मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हीं के बगल में हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिसने धाकड़ कमाल किया है, अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। उनके बगल में कंचना यादव आपको नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी के बगल में आरजेडी की राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में तहसीन पुनावाला नजर आ रहे हैं, अक्सर कांग्रेस का और गांधी परिवार का पक्ष रखते हैं। अब इस साइड आप आ जाइए, मलूक नागर जी। आपको मैं बता दूं कि सबसे रईस उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार रहते थे और वो भी इस मामले में बता रही हूँ। तो जोरदार तालियों से मलूक नागर साहब का स्वागत कर लीजिए। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत सत्य प्रकाश जी आप ही से करूंगी। एकदम सत्य बताइएगा कि ये 3.0 जो है इसमें आपका पेच कसना लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं, हम उनको खुले दिल से
पूरी सहमति के साथ सभी सिद्धांतों पर खड़े होकर के समर्थन दे रहे हैं। पूर्व चुनाव में हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का रहा और जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बैठक में कहा जो बचा काम है उसको पूरा करेंगे और अगली बार इधर उधर जो जीत गया तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 6 महीने बाद देखेंगे असली विपक्ष का आरोप निराधार है, दिवास्वप्न है, झूठ पर झूठ प्रचार करते रहे, अब फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर झूठ बोल रहे एनडीए हैं। पूरी अनुराग तरह से भदौरिया एक जी। साथ खड़ा है। ओके, एनडीए को कितना तोड़ पाएंगे आप? देखिए, एक बात तो सच है, इस देश में समाजवादियों का संघर्ष काम आया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात का तो एहसास हुआ, सबका साथ की तो बात करती थी लेकिन सबको साथ लेके चलती नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एनडीए कहने लगी, जो कभी नहीं कहा। 5 सालों में हमने इतने होर्डिंग पोस्टर देखे, आप लोगों ने भी देखे तो आप होंगे। क्या इनके लिए पाठशाला खोले बैठे थे? कौन? इनको सिखाएंगे, इनको और सिखाएंगे। क्या, अरे आपको तो जीतना एहसास था दिला प्रभु। दिया ना। अरे हम तो जीत के आए, इनको भी एहसास दिलाया कि कम से कम लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। लोकतंत्र महानायक बात नहीं है कि आपने अकेले दम पे हर मेरी गारंटी उनकी गारंटी। क्या होता है लोकतंत्र में? हमारी तुम्हारी गारंटी क्या होता है? पार्टी की गारंटी तो कोई बोलता ही नहीं था। एनडीए गारंटी कब किसने बोला, जरा बता दीजिए। आज बताइए इतनी भाई, बातें कर रहे हैं। बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी मेरी गारंटी। कब ओके। आपने हिंदुस्तान के अनुराग लोगों का जी, सम्मान अच्छा, किया है? एक बार ये तो बता दीजिए, आप लोग देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तीसरी मर्तबा, मुबारकबाद तो दे दिया, कल से दे रहे हैं। हमने किसको कहा दे रहे हैं? देश कैसे के दे रहे हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे अरे उनको आपके बहुत देने बहुत से क्या बधाई। होता है, और सर? कितना आपके भाई देने से मुबारकबाद क्या दे होता तो रहे हैं, है? लेकिन सवाल ये है कि आपने देश के सारे मुद्दों पे भी अध्यक्ष कहाँ गए? एक मिनट, आपको देश के मुद्दों पे इंडिया भी तो काम अलायंस की करना तरफ है। से मुबारकबाद देश के आई मुद्दों है। पे काम नहीं करेंगे क्या? अरे क्या मुबारकबाद नहीं, आप है। मुबारकबाद की सर, नहीं, उसका इंतजार नहीं करेंगे। देनी है। नहीं, मुबारकबाद का इंतजार नहीं देनी है करेंगे। मुबारकबाद। किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? क्या राहुल गांधी ने दी अरे मुबारकबाद? हम दे रहे हैं ना आपको सोनिया मुबारकबाद। गांधी ने दी अच्छा, मुबारकबाद। कमाल की बात कर रहे कमाल हैं की दी, मैंने। अच्छा, अखिलेश आप जी ने दी उसमें भी ये मुबारकबाद। होगा, वो देंगे तो होगा, ये देंगे तो होगा। कमाल की माने बात ना कर रहे हैं, उनको, कमाल ना की बात माने कर रहे ना। हैं। ये बताइए कितनी बार मैं पूछता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कितनी बार बधाई दी है किसी को भी? सरकार तो बनाओ तो अरे बधाई सरकार देंगे ना क्या भाई। बनाओ? मैं कह सरकार बनाते हो नहीं, बधाई मिल जाए आपको। मेरी बात सुनिए। आपको मेरी बात सुनिए। इसके पहले भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बनी हैं। और उसके पहले सरकारें गिरी। कितनी बार बधाई? बात बधाई की है ही नहीं, बात है कि आप समाज के जो हमारा समाज का ताना बाना बिगाड़ने की जिम्मेदारी अरे कौन ले भाई, रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरे बधाई दी मैंने है, कहा अनुराग बधाई जी। दी तो और कैसे बधाई ममता चाहते हो बनर्जी ने आप? सरकार एफिडेविट लिख के बनाई, दे दें। आप बधाई दी बताइए, है। एफिडेविट है कहीं तो दे दें। जहां अरे सरकार पार्टी का बनी है, वहां प्रवक्ता बधाई कह दी रहा है। है कि नहीं तीसरी देनी बार है, नहीं देनी भाई प्रधानमंत्री बधाई। बनने नहीं पे देंगे उनको बधाई बधाई। आपको। अब ये चुनाव इशू क्या बनाने लग गया कि कीजिए? प्रधानमंत्री बता बनने में दीजिए। बधाई नहीं हो रही है। वो घर में कोई खुशी आती है तो वो ताली बजाने आते हैं ना, आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बहरहाल खुशी हमने ले ली इनकी। मतलब मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, पड़ोसियों की बात है, आप इसको गलत। वापस अरे लीजिए। पड़ोसी कहा है भाई, वापस पड़ोसी। वापस लीजिए। अब देखिए, बिल्कुल, इस तरह अरे पर्सनल मैं- अटैक मैंने मैं हूं कभी ना, नहीं किया। मैं हूं ये ना, मैं भारतीय कर जनता रही हूं ना पार्टी की बात। जो नियत, मैं इसीलिए कर जनता ने रही इनको हूं ना नकारा बात, है। भाई। इनकी आदत है क्या पर्सनल शिवम अटैक त्यागी करना। जी, आप इस जनता की तरीके बात की कीजिए ना। शब्द बिल्कुल नहीं, पड़ोसियों वापस की ले बात लीजिए। कर रहा हूँ पड़ोसियों की भाई। बात आपको नहीं कर क्या रहा। हो गया? आप नाराज क्यों हो गए नहीं, इतने? आप देश की जनता का कैसा साथ हो गया? अन्याय करते हो, उनका अपमान करते हो, रुबिका जी, उनके जनादेश का इतनी अपमान तो करते हो। सीटें भी नहीं आई इनकी जितना समय आपने बस दे हो रखा है। गया, जितना बोलना था बोल चुके हैं, अब रुक जाइए। रुकिए प्लीज, अब रुक जाइए, अब रुक अब जाइए। दूसरा, हाँ। अब दूसरा एक और चीज इन्होंने कही कि वो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ते थे, एनडीए पर अब चुनाव लड़ने लगे, एनडीए पर बात करने लगे। एनडीए पे 34 साल पहले, 30 साल पहले ये पार्टी पैदा हुई थी, परिवार की चार दीवारी से बाहर जा नहीं पाए, हमें लेक्चर दे रहे हैं। तुम्हारे पास कितना परिवारवाद बीच में है? नहीं। कितना परिवारवाद है? कितना परिवारवाद है? रुबिका सुषमा जी, स्वराज की बेटी रुबिका चुनाव जी। लड़ी कि नहीं लड़ी? कि मैं नेताजी शो पवार को यही परिवारवाद रोक से नहीं है दूंगी। क्या? मैं आपके आपसे दो पूछ और रहा हूं। साथी हैं, बाकी साथी भी वो बोलना मुझे चाहते टोक रहे हैं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, शांत गदाधारी। गूंज है तो क्या अकेले ही गूंजोगे? सबको तो गूंजने आप ही दो तो भाई, गूंज रुको रहे हैं जरा। सबसे। प्लीज आप इनको रोक दीजिए बीच में। थैंक यू। दूसरा विषय बहुत साफ है। एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में गई, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2019 में हम चुनाव में गए, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। 2024 में हम चुनाव में गए, बहुत शानदार जीत के साथ आए। और एक वो शेर है ना कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किरानों पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा जरूर। मतलब 2-4 सीटें कम क्या आ गई, ये तो प्रधानमंत्री बनाने लग गए अपने। गजब बात हो गई। एक सेकंड, दो दो चार चार सीटें सीटें। कम नहीं आई है प्रभु। 400 पार, 400 पार, और आई है 240। 40। इन्होंने कितनी बोली थी रुबिका जी? 79। आई कितनी है? 39। ये तो आधी में पहुंच गए भाई। 40। तो कृपया करके 43। आप सुनिए ना प्लीज, बीच में नहीं। तो रुबिका जी इनके बीच में कोई आपने बोलता गलत नहीं। बोलोगे विषय तो साफ चौका है, पे। विषय साफ है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, और इनको एक बार और जनता ने कहा है कि 5 साल विपक्ष में बैठिए, मंथन कीजिए, मेहनत कीजिए, क्या कमी रह गई है उसको ठीक कर कर वापस आइए। अभी तो सरकार मोदी जी की ही बनी है, एनडीए की ही बनी है। मैं मानता हूं कि हाँ, इनका सीटों का सर्ज हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ही इनका सर्ज होता रहे और हम सरकार बनाते रहे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? कंचन जी,
ये बढ़िया है, आप लोग मोरल विक्ट्री करते रहिए, सरकार ये चलाते रहेंगे। देखिए रूबिका जी, एक बात आपने बोली थी कि बधाई वाली बात, तो एक वो भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और संसद में जब लालू जी बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हंसते थे। वह एक दौर था। और एक ऐसा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही उम्मीद करते हैं। और विदाउट इन्विटेशन किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा उन्होंने इन्विटेशन के आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल पार्टी की प्रवक्ता उनको बधाई देती हूँ तीसरी बार शपथ लेने के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद तीसरी बार, अरे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी जी भी लिए थे, एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंदिरा गांधी जी 4 बार ली हुई थी। और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती है। क्यों मोड़ देती हैं? ये लो, आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के नहीं, प्रधानमंत्री थे। जवाब देने हाँ, दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री मुझे है। जवाब देने आपको दीजिए। इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत की कहाँ बात हुई? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखती है। हम भी इज्जत करते हैं, हर कोई उस पद की इज्जत करता है, नफरत नहीं है। रूबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था। इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे और इसको जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई, नेहरू जी थे। एक मणिपुर को ये बचा नहीं पाए, एक मणिपुर को ये जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, वैसा देश पंडित नेहरू कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्सर चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश मिला को राज्य करने के लिए। और बने देखिए, हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पर सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई, वो कुछ भी इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते इतने अच्छे संस्थान में और 3 बार की शपथ की बात उन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार चला बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के वादी है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा गए थे। धन्यवाद करो उनको, गजब बात हो गई। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा देखिए, हूं, उनके आपका साथ मंत्री भी शपथ बोलते हैं, मेरे साथ भी इनका बोलते हैं, मंत्री क्या किया शपथ जाए? लेके रिजाइन कर रहा है। ये बताइए, आपका मंत्री रिजाइन करना चाहता है? पहले हम पूरी जवाब देंगे, उसके बाद लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, बताइए, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। शपथ लिया, आज रिजाइन करना चाह रहा है। आपका ऑडियो नहीं जाएगा, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। मलूक नागर जी, मलूक नागर जी, इतने मंत्रिमंडल की बड़े मंत्रिमंडल की क्या मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है देश के लिए। आज सारा देश देख रहा है आपके चैनल को। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने। 14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आए थे, एक नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी, सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। आपकी आवाज नहीं जा रही सर, नहीं जाएगी ना सर, आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा। अरे हाँ, इत्मीनान से आप उसमें डिस्कशन कर दीजिए। पहले ओपनिंग करवा, तहसीन पुरा वाला भी वेट कर रहा है। प्लीज रुकिए अनुराग। कल एक ऐतिहासिक दिन था जब नेहरू जी के बाद तीसरी बार किसी ने शपथ ली। नेहरू जी के समय में केवल एक पार्टी थी और अभी 30 पार्टी इकट्ठे हो गए। खत्म कर रहा हूं। और एक आज तक जब से लेजिस्लेचर सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ, 47 आजादी के बाद 2024 तक जो बैक टू बैक 3 बार चीफ मिनिस्टर और बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री, 6 बार आज तक कोई नहीं रहा। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन तहसीन पुनावाला, मुबारकबाद। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन क्यों आखिरता है आप? अव्वल तो मैं 4 बार रहे मुख्यमंत्री। अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो हमारे, देश आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये तहसीन जैसा विपक्ष क्यों नहीं है? जोरदार तालियां बजा लीजिए भाई। हाँ भाई। लेकिन
यहाँ पर मैंने सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने टैली बनाए, नागर साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा कि, और प्लीज़ मुझे कोई टोकना मत, कि 14 स्टेट से 14 सूबे थे, 14 सूबे थे, उन 14 अनुराग भदौरिया, और ये रुकेगा नहीं, टोकेगा ही जरूर। अच्छा, पर आप लोग अभी ये काम कर रहे इन हैं। 14 सूबों में 13 सूबों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज किया एज प्रधानमंत्री। आपने भी ताली मारी, मैंने आपको देखा, और बाकी इन लोगों ने। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार है ही नहीं स्टेट्स को प्रधानमंत्री चुनने का। ये डेट बता दे कब हुआ ये चुनाव, आई रिक्वेस्ट यू, ये बता दे किस डेट पे, ये बता दे किस डेट पे ये चुनाव हुआ, ये डेट बता दे ये चुनाव किस डेट पे हुआ। कांग्रेस का संविधान बताता है प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, पीसीसी को या स्टेट्स को अधिकार है। दूसरी बात, स्टेट के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल चुने गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 में चुने गए थे एज इंटरिम प्रेसिडेंट, 1946 में चुने गए थे, 1947 में नहीं चुने गए थे, 1946 में इसका फैसला हो गया था, जून 1946। पर हम नेहरू जी पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपके शो पे एक झूठ बोला जाता है, झूठ बोलने पर भाजपा चिल्लाती है और ये झूठ बोलते हैं और वो झूठ को फैलाया जाता है। आपने सफाई दे दी। दूसरी बात प्लीज अपनी बात समझ। मैं अपने सवाल पर आती हूँ। तहसीन पूनावाला, ये आप लोग क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करने की ये कोशिश झूठ कर का रहे क्यों नहीं हैं? पूछते क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करें, जब हम उनका झूठ को, हम सुनिए, झूठ का पर्दा ये आपने नैरेटिव ब्रेक किया ना, पे आप बात कर रहे हैं? आपने कर दिया ना ब्रेक। मैंने आपको बीच में टोका, रोका, या आपको कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उस नैरेटिव को ब्रेक किया। तो एक गलत चीज, इसके लिए अब माफी मेरी मांगनी बात चाहिए। सुनिए। अब मैं ये जो बात आपसे प्रधानमंत्री सवाल ने पूछूं, पार्लियामेंट में बोली। आप मुझे जानते ये हैं बताइए, मैं आपकी पार्लियामेंट बात सुनिए। जो लोकतंत्र का अरे आप मंदिर मेरी है बात उसमें सुनिए ना, प्रधानमंत्री आप अगर लोगों ने गलत भी बात ऐसी करे ऐसी उनका बातें अपोज बोली नहीं है करते। जो सच से एकदम परे थी। तो 8,500 गलत बोले, महिलाओं को प्रधानमंत्री भी गलत देंगे, बोले। देंगे आप हम गलत 8,500 बोले, महिलाओं को। प्रधानमंत्री भी बोले। आपने कहा आरक्षण को ये लोग जो है निकल जाएंगे, क्या आरक्षण को सच में कोई निकल जाएगा? आपका सवाल- पार्लियामेंट की बात है, एक सेकंड। अगर पार्लियामेंट में कोई बात कहता है, वो सबसे बड़ा इतिहास होता है। केवल वो जब रुक सकता है कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर विरोध करे और उसको प्रोसीडिंग से निकलवाए। क्या कांग्रेस के किसी आदमी ने विरोध करा इस बात का? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, सवाल है कि कांग्रेस, अकेले बैठे रहते हो। आपका सवाल है कि कांग्रेस, सवाल रिपीट मत कीजिए ना, जवाब दे दीजिए। आज जब हम प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम प्रधानमंत्री को किन मुद्दों पे कांग्रेस के किसी आदमी ने उस स्टेटमेंट का विरोध करा ताकि वो प्रोसीडिंग से निकले क्या सीधा? बोलने दीजिए ना, पहले तहसीन पूनावाला अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सर, हारने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी को। हम क्यों प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम क्यों भाजपा को अपोज करते हैं? कोई व्यक्तिगत ऑपोजिशन नहीं प्रधानमंत्री की। आपने बहुत स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग किया, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? हम नफरत नहीं करते, लेकिन ये सवाल पूछना हमारे लिए बेहद जरूरी है जब इस मुल्क के अंदर फिलहाल एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते मुसलमान और भैंस। आप जानते हो और आप सब जानना चाहिए, देश में 15 करोड़ भैंस है। मैंने इसका रिसर्च किया, प्रधानमंत्री को वर्बैटम कोट करता हूं, कहते आधी भैंस कांग्रेस पार्टी और इंडिया लेकर लोगों में बांट देगी। 7.5 करोड़ भैंस कैसे देगी, किधर बांटेगी? क्या ये शोभा नहीं था प्रधानमंत्री को? जो प्रधानमंत्री काशी से चुने जाते उनको मुजरा की बात करनी चाहिए, उनको मुजरा की बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये बात करनी चाहिए, इनके भविष्य पे बात नहीं करनी चाहिए। जो भ्रम फैलाया है उसका बताइए। हमने भ्रम फैलाया, प्रधानमंत्री मुजरे, अच्छा हमने भ्रम फैलाया तो प्रधानमंत्री मुजरे की बात करेंगे। मैं कोई गलत बात करूंगा, मुजरे की बात करेंगे। क्या लल्लू सिंह ने नहीं बोला मुझे 400 सीटें चाहिए, मुझे संविधान में फेरबदल करना है? क्या इन्होंने ज्योति मिर्धा ने नहीं बोला मुझे बदलना है? अनुराग भदौरिया, हम बोलेंगे तो गलत। नहीं, अनुराग भदौरिया कुछ नहीं नहीं, उस होता। लिहाज से, पार्लियामेंट से आप उस सभी, नहीं लिहाज एक से, और आप दूसरी नहीं, बात, एक दूसरी सेकंड, बात एक सेकंड, पार्लियामेंट से आप सभी, नहीं पहले पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात नहीं, पूरी बात होने दीजिए, पार्लियामेंट पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, ताली पूरी बजाने बात से नहीं, कुछ पूरी नहीं बात होगा। कर लो। आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात है, पार्लियामेंट लेडीज से आप नहीं, आप फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, देखिए, इसके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कहा कि संविधान बदल कर रख दें। वो 4 लोग कौन थे? मैंने बताया तो, लल्लू जी ने बोला, हाँ, ज्योति मिर्धा ने बोला, हाँ, और उनके 2 सांसद जो लड़ रहे थे वो बोल रहे थे। हेगड़े जी है। हाँ, हेगड़े जी है। हाँ, आप सुन लीजिए, बीजेपी के है ना। अब तो ये मैं सुनिए, हाँ, आराम से, आराम हाँ, से। 4 लोगों ने बोला, तो आपके वो HT हसन साहब हैं, हाँ। उन्होंने अच्छा, कहा था बचाव कि करने आए मुसलमानों क्या? को ना बस नहीं, बचाव बीजेपी नहीं, को बचाव मैं- करना मैं चाहते ये हैं क्या चाह रही आप? हूँ- कमाल की अच्छा, कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ना, क्यों ले- परेशान हो रहे हैं? क्या मान लीजिए, अब आपके HT हसन साहब, बर्ग साहब, वो जो भी बोलते हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव बोल रहे नहीं, हैं? बर्ग साहब तो अब नहीं है। हाँ, नहीं है, चलिए अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन वो जो भी बोलते हैं इसका मतलब अखिलेश यादव बोल रहे हैं? आप बताइए कि भारतीय हाँ जनता के पार्टी, ना? मैं जो पूछ जो रहा कह रही हूँ, हाँ उन्होंने के जब ना? बोला, उन्होंने जब बोला तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आके अखिलेश जी ने बोला कितनी बार कि हम खंडन संविधान किया? नहीं बदलना चाहते? Of course बोला है। नहीं बोला, अरे हम बोला लोगों है। ने आवाज
उठाई तब क्लैरिफिकेशन देने का थोड़ा थोड़ा है। आप बताइए कि संविधान, आप बोला कि नहीं, आपने बोला संविधान बदलेंगे, जनता ने, मेरी बात सुनिए, हमेशा पार्टी की लाइन, बिल्कुल पार्टी की लाइन हमेशा क्लियर रहती है। जो 4% आरक्षण मुसलमान को देने की बात कर रही है आंध्रा में, उनके साथ सरकार बना रहे हैं और हमें हमसे क्या लेने हैं बताइए। अरे मुसलमान डिफरेंट थिंग, और क्या डिफरेंट, मुसलमानों में अशराफ, अजलाफ, पसमानदा, पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं अलग है। हम समाज और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आवाज रोक रही है। अगला पिछड़ा सब बराबर है। कांग्रेस की कोई दवाई खाई है, आज समाजवादी पार्टी वो बोल रहा है। आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा कि बाबा साहब भी आएंगे तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। इससे बड़ा बयान क्या हो सकता था संविधान को लेकर के? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसीलिए आए हैं, 338 सीट लड़ी थी कांग्रेस, 99 सीट पे आई, 100 क्रॉस नहीं कर पाए। जनता ने आपको नकारा, फिर भी खुश है कि बहुमत में है हमारी सरकार। मैं बधाई, आप बधाई की बात कर रहे हैं। देश का कोई आदमी आज तक विपक्ष का नेता, आपके पार्टी का अध्यक्ष या किसी पार्टी का अध्यक्ष आगे बढ़कर नहीं बोला कि जनतंत्र ने प्रधानमंत्री मोदी को 30वीं बार मौका दिया है, आप काम करिए, आपके साथ है, आपको बधाई। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी बोलना पड़ेगा तहसीन, आपको बोला। आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आपकी आवाज आ रही है। ये उस चीज का रिजेक्शन है कि 8 बजे कोई व्यक्ति के पास उतनी ताकत नहीं रहेगी कि रूपिका के शो पे आके 8 बजे के बाद आपका पैसा अवेल हो गया, 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो गया, ये पावर ले लिए। ओके, शिवम त्यागी जवाब दीजिए जल्दी से। अगर कुछ सीटें कम होने से कोई सोचता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीना जो 56 इंच का था वो कम हो जाएगा, तो गलतफहमी में आप। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारने के लिए हमारे पास सीटें नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। अगर किसानों को पैसा देने के लिए आप सोचते हैं कि हमारी ताकत कम है, तो आप गलत सोचते हैं। अगर ये नेता नहीं, हमारे लोग परेशान, हमारा युवा परेशान, हमारा छात्र परेशान, हमारे महिला परेशान, आप पाकिस्तान चले जाते हो। अनुराग जी देखिए, जनता पसंद नहीं करती, जनता पसंद नहीं करती, जनता पसंद। अरे मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मैं कोई गाना गा रहा हूँ लगातार बोलते रहते हैं जबरदस्ती। भाई आप हिंदुस्तान की बात हो गया, इनको रोकिए प्लीज। हाँ, हमेशा पाकिस्तान रिक्वेस्ट है भाई, रुक जाइए। हाँ, तहसीन भाई ने कहा वो 15 करोड़ भैंसे हैं, 7.5 करोड़ मोदी जी किसको देते? तबेले से बाहर निकलिए भाई, चुनाव जीत गए, हम जीत गए। और कितना इंतजार करोगे? यही झूठ बोलकर ही जीता है ना, झूठ बोलकर ही जीता है ना, नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने झूठ बोलकर ही जीता है ना, तीसरा भैंस और मुजरे पे ही जीता है। रुक जाओ, आप रहिए वही तबेले में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, वहां पर रहिए, हम राजनीति करेंगे। आप हार्ट अटैक की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। हम कह रहे हैं आप हर बार अपनी 2 सीटें बढ़ाते रहिए, हम प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शुभकामनाएं आपको। आपकी टोटल कितनी है? टोटल कितनी है आपकी? टोटल कितनी है? टोटल कितनी है इनकी? टोटल अच्छा ठीक है, 240 है टोटल, 80 में 37 है आपकी। अरे 240 है भाई, क्या हो गया? बोलो एनडीए की सरकार, बोलो एनडीए की सरकार, आप कुछ बाहर बोलो एनडीए की सरकार। अच्छा बोलो एनडीए की सरकार, बोलो एनडीए की सरकार। नहीं बोल पा रहे, ये हालत है, एनडीए की सरकार बोलने में दिन रात खड़ा रही है। बस बोलिए एनडीए की सरकार। अच्छा बस 37 क्या? यही आदत डलवानी है। तो अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी। अब बोलना पड़ा एनडीए सरकार, इस हैसियत में लाके हमने खड़ा कर दिया है कि आपको एनडीए सरकार बोलना पड़ेगा। अनुराग जी सुनिए, वो आरजेडी वाले कह रहे हैं जनता की सरकार है, आप क्यों चिंता वो तो पार्टी के पार्टी रिश्तेदार भी है, उनको तो बोलने दो कम से कम। अच्छा एक सेकंड, लेकिन कंचना जी आप आरजेडी की तरफ से हैं, बिहार में कितनी सीटें आई हैं? मैं आपको बताती हूँ, बिहार में पिछली बार हमारी 1 सीट थी किशनगंज में, इंडिया अलायंस की मैं बात करूँ, इस बार हमारी 9 सीट है। और आरजेडी की बात करूँ 0 थी, इस बार 4 है। और आरजेडी की 7% वोट जो बड़ा है, जदयू का 3.5% कम हुआ है, बीजेपी का 3.7% पप्पू यादव परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन पप्पू यादव कंचना जी ये कह रहे हैं, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है, पप्पू यादव है, लेकिन वो ये कह रहे हैं आपके अहंकार की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़े थे, हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया थी, तो पप्पू यादव के बातों का जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस कब दिलाएंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज कब दिलाएंगे, अग्निवीर योजना कब खत्म करेंगे? क्या जनता के बीच में, जनता के बीच में, मैं आपके बीच में आ रही हूँ, किसके पास सवाल है? ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलिए सवाल सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कोमल प्रिया चतुर्वेदी है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मोदी परिवार की तरफ से, वो 3री बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद मोदी परिवार,
हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। अच्छा, ये बोल रहे हैं हम सब है मोदी का परिवार। हाँ, हम सब मोदी जी का परिवार है। मेरा सवाल शिवम सर से है कि माना भाजपा आई है, जीती है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से कहाँ कमी रह गई कि जो सीट्स 400 पार के नारे लग रहे थे, सबके दिलों में ये आस थी कि मोदी 400 पार लेके आएंगे, कहाँ कमी रह गई आपके एंड पे कि वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई? शिवम जल्दी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए हमारा एक विषय साफ है, हम कोई एक पारिवारिक पार्टी नहीं है कि चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, नेता तो राहुल गांधी रहेंगे। हमारे यहाँ प्लीज आप इनको रोके ना, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तो इन्हें जनता भी पसंद नहीं करती, कोई इनसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन बोलना है बीच में। अभी देखिए ना, आप जवाब नहीं देते, परिवार की पार्टी नहीं है, पूरा परिवार तो आपके साथ खड़ा है, बदल दीजिए, मैं आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ है, ये क्या कर रहे हो? जनता के बोलिए, आप बोलिए ना। थैंक यू। विषय साफ है, संगठनात्मक बैठक होगी, हर चीज पर चर्चा होगी, हर बात पर इंट्रोस्पेक्शन होगा और उसके आधार पर कदम भी उठाए जाएंगे। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं। हम करते हैं भाई। आप मुझे बताइए, बीजेपी 400 पार क्यों नहीं गई, क्या लगता है? एक तो उन्हें अयोध्या से सीट नहीं मिली, जो कि उन्हें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों बाद उन्होंने बताया। हाँ, अयोध्या से सीख नहीं मिली। ओके, क्या लगता है? मैम, मेरे को लगता है कि उनके अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया था, इस वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस? अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैला है देश में, उसकी वजह से। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ मैम, वही लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा। ओवर कॉन्फिडेंस क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे मैम लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज और बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इस पीरियड में। जीएसटी आ गया अचानक से लॉकडाउन हो गया, 4-5 साल बहुत मुश्किल से लोगों ने काटे हैं, एंड अब बहुत धीरे धीरे वो सेटल हो रहा है, तो यही मुझे रीज़न लगता है। क्या वजह लग रही है आपको? वजह तो मेन ये भी रही अनएम्प्लॉयमेंट, और जितनी मतलब मिडिल क्लास इंसान परेशान है, और ये भी रहा कि आरएसएस को आपने बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि 2024 में नौकरियों की बात, वेब 3.0, जो नए जॉब्स आएंगे एआई से आएंगे, इसकी बात माननीय प्रधानमंत्री नहीं करते। उन्होंने सारा चुनाव भैंस और मुजरे पे लड़ा है, वो आपके भविष्य की बात नहीं करते। उनने ये बात मुझे तो भैंस याद नहीं आ रही है, पता नहीं और क्यों मैं आपको 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उनको ये बात नहीं करनी है, उनको ये बात। भैंस कितनों ने सुना? भैंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला वो भैंस वाला बयान, उसी पर चुनाव लड़ा है। कितने लोग मानते हैं उसी पर चुनाव है? क्या आप मुझे एआई का, आप जो सोचते हैं वो सही नहीं है ना? तो राहुल गांधी से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, एआई के ऊपर सेपरेट पेज। भदौरिया जी, क्या 2014 के बाद ही सारी समस्याएं आई हैं? उससे पहले कोई समस्या नहीं थी देश में। देखिए, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी देश को पीछे ले जाने की बात करी। मैं आपको बता रहा हूँ, 70 साल में, सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, 70 साल में देश के ऊपर में कर्जा था 55 लाख करोड़ का। 10 साल में देश पर कर्जा हो गया 205 लाख करोड़ का। आपके ऊपर भी 1,40,000 करोड़ का कर्जा है, और आपका कोई लेने देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया। सोचिए आप, क्या 2014 से पहले महंगाई नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, कुछ नहीं था? ये सब 2014 के बाद ही सब सारी प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, जवाब, अरे एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए ना। हाँ, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, गजब ही हो गया। सर आप खड़े होइए, खड़े। सर आप बोल रहे थे 400 पार 400 पार तो आया नहीं, 240 पे आ गए, तो आपको इस बात का मलाल है अपने मन में कि 240 पे सिमट गए? तो सर कोई दो राय नहीं। अब अगर कोई बच्चा डिस्टिंक्शन के लिए प्लान करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, ओके, कुछ और सवाल कम आएगा तो दुख होना जायज है। कुछ और सवाल उसके बाद बात कर लीजिएगा। ये मिस्टर जो है पूनावाला से मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे आपके लिए जो है 99 वो 240 से बड़ा होता है, ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमिक जो है पोजीशन पहले 11th थी, अब जो है 5th है। लेकिन आप लोग बताना चाह रहे हो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नीचे गई है। इसका मतलब 5 जो है वो वाकई 9 से छोटा होता है, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स में ये उल्टा होता है। नहीं सर, आप मैं जवाब दे दूं? सर बड़ी विनम्रता से मैं 99 को सर बड़ी विनम्रता से मैं 99 को 240 से ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, लेकिन हर नंबर को मैथमेटिकली नहीं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, उस डिटेल वो दे देगी। लेकिन इकॉनमी पे मैं एक बात करूँगा
इकॉनमी हमारी खराब हुई है, लोगों की सेविंग्स कम हुए, कर्जे बढ़े लोगों के ऊपर, और यस हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन गैप जो गरीब और मिडिल क्लास में, जो गरीब और मिडिल क्लास और पैसे वालों है वो बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम हमारा घटा है, जो परसेंटेज पे यूपी में बढ़ा है। अगर आपकी जिंदगी में खुशहाली तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आज युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, आज हमारे पास वेब 3.0 की पॉलिसी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ने वाली है, ये सच्चाई है। मेरा क्वेश्चन था तहसीन सर से कि आपने बोला कि 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। आप लोग संविधान की बात करते हो, संविधान तो 26 नवंबर में और 1949 में आया, तो उससे पहले उन्होंने शपथ किसकी ली थी? उन्होंने क्वीन के नाम की शपथ ली और लॉर्ड बेटन झंडे के नीचे। मतलब इंडिया का तो तब कुछ था भी नहीं और उन्होंने पहले ही ले ली, और इलेक्शन भी नहीं हुए थे। वो तो कांग्रेस की कमेटी नहीं, आपने वोट दिए थे और उसमें 14 वोट। एक सेकंड, बेसिक चीज है, हमें समझना चाहिए। सुन लीजिए ना एक बार उनकी बात। 14 वोट मिले थे सरदार पटेल को, 1 वोट मिला था मौलाना आजाद को। कहां पर सर? जो कौन से इलेक्शन में? 1946 जून के इलेक्शन हुए थे कांग्रेस कमेटी के अंदर। कांग्रेस कमेटी के अंदर, क्योंकि ये हुआ था कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वो बनेगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट, कांग्रेस प्रेसिडेंट। आपके शब्द है, आप होल्ड ऑन, आपके शब्द है, यू डोंट टेक इट बैक। आप भी मानते हैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1946 से 1948 तक आचार्य कृपलानी था, वो चुनाव जीते थे। ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। प्लीज यूनिवर्सिटी नहीं है सर, यूनिवर्सिटी थोड़ा नहीं सा है सीखिए सर, यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी होती ना तो यार, आप बोलने मैं वाले इसको होते। चेंज नहीं कर सकता फैक्ट को यार, आप गूगल कर दीजिए आचार्य कृपलानी। मौलाना आजाद की किताब में लिखा हुआ है कि उनको एक भी वोट नहीं मिला। ये चीज जो बीजेपी, ये प्लीज मैं समझ गया, ये चीज जो बीजेपी, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये चीज जो नागर साहब ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, अब ये नहीं कहा, ये जो झूठ है। अरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट फिर प्रधानमंत्री बनते, प्रेसिडेंट कृपलानी थे, वो चुनाव जीते थे। कौन सी बात हम कहां ले जाते? आपने ये कहा कि कृपलानी जी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस जब भारत आजाद, विच इज रॉन्ग। नो, आचार्य कृपलानी नहीं, आचार्य कृपलानी बाद में अध्यक्ष बने हैं। 46 में बने, 47 जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए उसके पहले, उसके बाद कृपलानी जो है वो अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव हुआ था नेहरू और पटेल के बीच में। डेट बता दीजिए पटेल चुनाव ने का, नामांकन वापस ले लिया चुनाव था का डेट और नेहरू बता अध्यक्ष दीजिए। बने। सुनिए ना, और उसके बाद मैं गलत या वो गलत, आप मुझे उसके बाद आचार्य कृपलानी अध्यक्ष बने। ओके, आप मुझे ठीक है, इलेक्शन हुआ था, आप मुझे वेन्यू, डेट, टाइम बता दीजिए कांग्रेस का, आप उसके मिनट्स बता दीजिए। मैं आपको इतना बता रही हूं आप बताइए ना, डेट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। अरे मैं आपको डेट बता रहा हूं, आप डेट बताइए। अप्रैल 1946, 20 अप्रैल 1946 में कृपलानी बने थे। नहीं बने थे, तहसीन पूनावाला। अभी जो आप मौलाना आजाद की बुक में रिफर कर रहे हैं, जुलाई 1946 में कृपलानी अध्यक्ष बने थे। एग्जैक्टली माय पॉइंट, जुलाई 1946। अरे तो प्रभु, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने बीतने के बाद हुआ ना। तो जब कृपलानी बने थे, अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, अब मेरी बात समाप्त हो। पूरा उसके पहले सत्यप्रकाश जी, अब क्या करें, हिस्ट्री भी बदल दें, क्या करें ताकि तहसीन पूनावाला मेरा भाई जो है वो सही साबित हो जाए। कांग्रेस ने इतिहास बदला है। 1947 से इस देश में जिन महानुभावों को पढ़ाया जाना चाहिए था उसके प्रति न्याय नहीं किया। संयोग से हम लोगों ने नेहरू पढ़ा। ये कंचना जी, आप तो धरना देती थी ना, कंचना जी आप धरना कुमारी थी ना, पहले की धरना दे दूंगी बीच में बोलेंगे तो। आप धरना कुमारी थी ना, आज क्यों बोल रहे हैं? आप धरना कुमारी थी ना, चल रहा है, दूसरा बोल रहा है। ये गलत मत करिए, आप धरना देती थी ना, दूसरा कोई बोलता था तो ये मत करिए, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा कंचना जी, ये मत करिए, आपकी बारी आई, आप बोलिए, तहजीब तमीज रखिए, आपकी बारी आई, बोलिए, बात पूरी कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। बोलिएगा। मेरा कहना है कि जो इतिहास, क्या यार आपकी आवाज जा रही ना। देखिए, जो इतिहास में गलतियां हुई उसको वर्तमान में मूल्यांकन करने की जरूरत थी, उसको इतिहासकारों ने मूल्यांकन किया। नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उनको वाजपेयी जी ने बहुत आदर दिया, लेकिन क्या वही आदर विपक्ष के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिया? सवाल यह है। देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। 1946, 1947, 1960, 1970 जब 2014 का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी इस देश के अंदर में महंगाई इतनी बेजोड़ है कि लोगों की कमर टूट गई है। हम आएंगे, डीजल पेट्रोल उस समय 60 रुपए था कि हम 30 रुपए हो जाएगा। ये कहते थे उस समय जब जो महंगाई बढ़ी हुई थी, किसी तरह की महंगाई, बेरोजगारी, उसके बारे में ये कहते थे ना।
आज कहते थे सिलेंडर आएगा तो 300-500 रुपए मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद से महंगाई कमर तो नहीं, 2014 के बाद से यहाँ डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया। उसमें चर्चा ना हो जाए, इसमें चर्चा ना हो जाए कि महिलाओं पे अत्याचार किस तरह से, इसमें चर्चा ना हो जाए। कांग्रेस के आपकी तो इतनी बेइज्जती की, उसके लिए हमें दर्द हो रहा है। आपको नीचे बैठा दिया गया था, हमने टोका कि आपके नेता को नीचे क्यों बैठाया गया। आपकी चिंता हम कर रहे हैं और आप इनकी चिंता कर रहे हो। नीचे बैठा दे रहे हैं, मंच में भी नहीं बैठा रहे, कमाल की बात कर रहे हो। हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तब जाके आपको मंत्री पद मिल पा रहा है। ओके अरे मेरी बात नहीं, ओके कहाँ चले? महंगाई की बात हो गई ना आपकी। हाँ, तुम्हारी बात के लिए तो कल तक शो चलाना पड़ेगा भाई, आपकी बात खत्म नहीं हो सकती। अब ये बताइए आप लोग अब एनडीए जो कुनबा है उसको कैसे संभालेंगे? अब यूसीसी का क्या होगा? आप पीओके आप लेने वाले थे, हाँ, अग्निवीर पर तो आपको वापस चिंतन मंथन करने के लिए बोल दिया गया। ये राह आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाली। हम इंडिया अलायंस वाले थोड़ी ना है कि आज चुनाव हुआ तो कल आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम भाग जाएंगे। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और तमाम चीजों पर पहले ही बात होने के बाद ही गठबंधन हुआ था। प्री पोल अलायंस है, उसके बाद ही ये सारी चीजें तय हुई है और किसी चीज पर कोई डिफेंसिव नहीं है। ये तो लगातार कह रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी नहीं बनेंगे, गृह मंत्री पर दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी, कुछ नहीं हुआ भाई। देखिए, इनसे सीधा पूछा गया कि अग्निवीर योजना वापस लेंगे, नहीं अभी चिंतन होगा, इसने क्या होगा अभी बात होगी। आप किसी चीज में फैसला लेने को तैयार नहीं, देश को क्या समझ रखा है आपने? नहीं है बिल्कुल भी, मैंने सुनता ही नहीं है। ठीक है, वो मैंने कहा है चिंतन होगा। मेरा एक सवाल है कि आप अयोध्या कैसे हार गए और कश्मीर वैली से कैसे भाग गए, ये तो बता दीजिए। और बताइए, मेरा एक सवाल और है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दयालु हैं। जब उनका मंदिर बना था तो इन लोगों को एक बार न्योता गया था, इन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने फिर से इन्हें घर वापसी दे करने का मौका दिया है। अगर इनमें हिम्मत है अब तो चले जाओ, अब तो सरकार बन गई ना, जाओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर क्यों नहीं जाते भाई? लेकिन ये बात तो सही है ना, अयोध्या में चुनाव आप बहुत सारे लोग, अब आपका सवाल पूछने, रुकिए ना। बहुत से लोग ये कहते हैं शिवम त्यागी कि राम का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगर उस राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने एक उम्मीदवार को प्रभु राम की नगरी में भव्य मंदिर बना देने के बावजूद नहीं बचा पाती है, तो फिर मुद्दा कहाँ था? ये इसका मतलब ये कि आप हवा में थे, आपका जमीन से कनेक्ट ही नहीं था। प्रभु राम के पहली बात राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, वो हमारे लिए मिशन था जिसको हमें पूरा करना था। और अगर सुनिए, अगर हार आप उनकी उनसे जोड़ते हैं तो 2014 और 19 में जो हम जीते सबसे बड़ी जीत रही, वो भी उनके नाम पर दीजिए। नहीं, मुद्दा नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम। पर सच ये है कि आप जीते, वो जीते, ये असल माने में सबका साथ सबका विकास हो गया है। हाँ? आपका विकास हो गया है, उनका सबका साथ मिल गया है। वक्त की मेरे पास बहुत कमी है सर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी,